और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मैक्सिमम इस्लामोफोबिया है। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में गड़बड़ है, हमें ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में उम्मीद नहीं है। कि नून लीग, काफ लीग, ये सब जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी आर्मी के प्रोजेक्ट रहे हैं, ISI के प्रोजेक्ट्स रहे हैं और सब ने मिलकर धोखा दिया। शहबाज शरीफ एक कठपुतली है, जैसे कि उसके पहले इमरान खान एक कठपुतली था। जैसे मुगल कहते थे ना, तख्त या तख्ता, या तख्त पे बैठ जाएगा या तख्ते पे लटक जाएगा। ये तख्त या तख्ता की लड़ाई है। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ इस्लाम। नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। एक मुल्क जो नफरत और लाशों के ढेर पर बना, जो हमेशा से भारत के लिए मुसीबत का सबब बनता रहा है, आज वो खुद अपनी ही आग में जल रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो बुरी तरह से पाकिस्तान को चरमराते हुए दिखाई दे रहा है। वहां पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है। लेकिन क्या यह पाकिस्तान का अंत है? पाकिस्तान जैसे एक मुल्क का जिसने हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। क्या होगी वहां के आने वाली राजनीतिक आर्थिक स्थिति? और इमरान खान जो इस वक्त पाकिस्तान के एक मसीहा बने हुए अवाम के लिए, उनका भविष्य क्या होगा? क्या पाकिस्तान के बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह या तो उन देश से निकाल दिए जाएंगे या फिर उनको भी मौत की सजा होगी जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को? तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव आर्या, जो कि पाकिस्तान पे खास तौर से विशेष नजर रखते हैं और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट भी हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा गौरव जी, एक पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे कि महाभारत में कहा जाता है ना कि महाभारत का जब युद्ध होता है तो धृतराष्ट्र को संजय एक एक चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपकी बात करें, सिर्फ उससे तुलना नहीं करते, पर संजय की दृष्टि आपके पास है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे जो हमें दिखता है उससे कहीं ज़्यादा अंदर की खबर आपको यहाँ बैठे बैठे दिखाई दे जाती है पाकिस्तान की। और आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में क्या सिनेरियो बना हुआ है इस समय? पहले तो अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं पाकिस्तान को करीब 23 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जब से मैंने फ़ौज छोड़ी, जब से इंटरनेट समझ में आया कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करा जाता है, अब तो बहुत आम हो गया है, एक ज़माने में नहीं था ऐसा। तो तब से वहाँ पे उनके अखबार पढ़ना, उनके वीडियोस देखना और हर एक चीज़ ऐसी करना पाकिस्तान के बारे में जो कि पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की फ़ौज, उनके रस्म व रिवाज, हर एक चीज़ पे स्टडी करना। सिर्फ आर्मी या इंटेलिजेंस एजेंसी पे नहीं, उनके मीडिया के लोग कैसे हैं, उनके मीडिया का कौन सा मीडिया हाउस है, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, किस तरफ उसका रुझान है, किस तरफ झुकाव है। तो हर एक चीज़ के ऊपर पूरी मेरी 23 साल की स्टडी है। और एक और चीज़ होती है कि जब आप स्टडी करते हैं तो फिर आपकी जान पहचान वैसे ही लोगों से बनना शुरू हो जाती है। जो गायक होता है फिर वो गायकों के बीच में बैठना शुरू कर देता है। तो हम क्योंकि पाकिस्तान से एक ऑब्सेसिव किस्म का एक रिश्ता बन गया, पढ़ के पाकिस्तान को वॉच करते करते उनका कंटेंट, तो पाकिस्तानियों के संपर्क में आया ऐसे पाकिस्तानी जो खुद अपने देश के बारे में बहुत परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा भारत छोड़ कर आए, गलती हो गई इनसे और उनकी गलती की सज़ा हम भुगत रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है। उनको ये परेशानी कभी नहीं है पाकिस्तानी से। जो पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तान से यानी अपने मुल्क से ये परेशानी नहीं है कि हमारे मुल्क में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं गड़बड़ भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, हर एक देश में गड़बड़ है। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान में गड़बड़ है, हमें ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में उम्मीद नहीं है। बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। वो कहते हैं पाकिस्तान में उम्मीद नहीं है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। उनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ करके अब देखिए, जो आपने करंट सिनेरियो पाकिस्तान का पूछा मुझसे सवाल कि साहब करंट सिनेरियो पाकिस्तान में, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ज़रा विस्तार से आपको बताऊं कि करंट सिनेरियो जो पाकिस्तान में है ना, वो दो महाशक्तियों के बीच में लड़ाई है। और जो चौपड़ जहाँ पे खेली जाती है महाभारत की, जो बड़े हमने किस्से सुने हैं बचपन में, बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं, जो चौपड़ का जो वो है स्थान जहाँ पे चौपड़ खेली जाती है वो पाकिस्तान है। खेलने वाले अमेरिका और चीन हैं। और मैं आपको 3-4 जल्दी से उदाहरण देता हूं तो आपको पता लग जाए। इमरान खान ने एंटी अमेरिकनिज्म पे अपना पॉलिटिकल करियर बनाया। अमेरिकन बुरे हैं, अमेरिकन गलत लोग हैं, अमेरिकन हमारा फ़ायदा उठाते हैं, अमेरिकन हमारे देश में इंटरफियरेंस करते हैं, इनको बाहर निकालो। ये ज़बान से उसने बोला। लेकिन ज़मीन पे काम उसने बिल्कुल उल्टा करा। इमरान खान ने आते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी, जो चाइना की तकरीबन 50 अरब से ज़्यादा डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। 50 अरब से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में।
इसने ताला लगवा दिया, इसने फाइलें खुलवाई, इसने केसेस डलवाए, इसने इन्वेस्टिगेशन करवाए इमरान खान ने। और पहले से भी बोलता था ये, और जब प्रधानमंत्री बना 2018 में तो उसने करा। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करने का फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? अमेरिका को, क्योंकि वो फ्लैगशिप वेंचर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो इमरान खान मुंह से अमेरिका को जितना भी बुरा भला बोले, जो जमीन पे काम करता है वो प्रो अमेरिकन करता है। ये गेम समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ है चाइना। भारत से चाइना के विदेश मंत्री कहां जाते हैं? वापस चीन नहीं जाते, पहले पाकिस्तान जाते हैं। काहे के लिए? कोई डील, कोई मेमोरेंडम साइन करने के लिए नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी फौज के कंधे पे हाथ रखने के लिए, ये बोलने के लिए कि बेटा शाबाश, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो पाकिस्तानी फौज मुतमईन हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है कि चलो ठीक है, जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। उनके जाने के 48 घंटे के अंदर इमरान खान को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो चल रहा है वहां पे, लोग कह रहे हैं साहब एक तरफ नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ जनरल आसिम मुनीर है, एक तरफ ये आपका शहबाज शरीफ है। ये सब लोगों के नाम लिए जा रहे हैं भारतीय मीडिया में। कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ये सब सिर्फ प्यादे हैं। ये प्यादे हैं, चेस कोई और खेल रहा है, चौपड़ कोई और खेल रहा है। ये सच्चाई है पाकिस्तान की। लेकिन अगर हम बात इमरान खान की, आप कह रहे कि जो है अमेरिका के लिए काम करते हैं, जो फौज इमरान खान को लेकर आई थी, जिसने प्रधानमंत्री बनाया था, क्या उस फौज को ये अंदाज़ा नहीं था, ब्लाइंड खेल गए क्या वो इमरान खान के ऊपर? उनको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान किस तरह की पर्सनालिटी है या उसके दिमाग में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी फौज ने अक्सर ये गलती करी। इमरान खान पहली गलती नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बड़ा अपने आप को डेमोक्रेट कहता था और कश्मीर के लिए आवाज़ उठाऊंगा, फलाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा, वो भी GHQ रावलपिंडी, जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, GHQ रावलपिंडी का लगाया हुआ एक पौधा है जो बाद में पेड़ बना। उसने अपने फौजी मालिकों को धोखा दिया। ज़ियाउल हक ने उसको फांसी दी, आपको पता ही है केस। तो उसको पॉलिटिक्स में कौन लेकर आया? जनरल आयूब खान उसको पॉलिटिक्स में लेकर आया। वो आयूब खान को डैडी बोलता था, उसको बाप मानता था, ही यूज्ड टू कॉल हिम डैडी। तो वो आयूब खान का चेला था। नवाज शरीफ को कौन लेकर आया? नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक लेकर आया। 1983 में उसको पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। उसको वो लेकर आया। नवाज शरीफ ने फिर फौज को धोखा दिया और नवाज शरीफ को निपटाने में काम आया जनरल मुशर्रफ की ताकत का। उस समय जनरल मुशर्रफ वॉज दी आर्मी चीफ। उन्होंने कू करा, 10 साल के लिए जद्दा भेज दिया। आज की तारीख में भी वो बाहर है क्योंकि उसकी खटपट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान को किसने बनाया? ये हमीद गुल टाइम से इमरान खान एक प्रोजेक्ट था। तो इस तरीके के नून लीग, काफ लीग, ये सब जितनी भी पार्टीज हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी आर्मी के प्रोजेक्ट रहे हैं, ISI के प्रोजेक्ट्स रहे हैं और सबने मिलकर धोखा दिया है। ज़्यादातर जो बड़ा हो गया उसको ये मन में गलतफहमी हो गई कि मैं भगवान हूं, अब फौज मेरे हिसाब से चलेगी क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। पर वो ये भूल गए थे कि वो पाकिस्तान है, भारत नहीं है। तो यही इमरान खान ने भी धोखा दे दिया। बिल्कुल धोखा दिया। लेकिन आज की अगर हम सिनेरियो की बात करें, पहले तो आर्थिक तौर पे आप देख रहे हैं बुरी हालत है, आटे की लाइन में लोग लगे हुए हैं। दूसरी तरफ ये राजनीतिक हालात देखिए, इमरान खान जेल के अंदर बैठ के बोल रहा है मुल्क में आग लगा दो अपने कार्यकर्ताओं को। तीसरी तरफ अगर आप देखें, जो ये नून लीग और ये जो है इनके भी वो निकल आए, वो कल जमीयत उलेमा जो थे, चारों तरफ से अगर पाकिस्तान की आवाम को देखा जाए उसको मिल तो कुछ नहीं रहा है। और जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका जो सबसे बड़ी ताकत जो थी वो थी खौफ। क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा खौफ के दम पे चली है वहाँ पर। वो जो डर है वो अब गायब हो गया। तो पाकिस्तान का जो आज सिनेरियो है वो पहले कभी नहीं था, उसमें काफ़ी फर्क क्यों है? देखिए, ऐसा है, ये बात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का डर गायब हो गया। एस्टेब्लिशमेंट जब पाकिस्तानी सिनेरियो में हम कहते हैं, हमारा मतलब है फौज और ISI जनरली। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस भी शामिल हो सकते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम बोलते हैं फौज और ISI को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अगर आप इसको एक क्रिकेट का गेम माने तो अभी एस्टेब्लिशमेंट ने बैटिंग शुरू करी नहीं है। अभी तो खौफ उन्होंने बनाना शुरू करना है। अभी खौफ, अब देखिए जनरल आसिम मुनीर का बयान क्या था, कल का बयान था कि साहब सबको हम ट्राई करेंगे मिलिट्री लॉ के अंडर। मिलिट्री लॉ के अंडर मतलब क्या हुआ? एक किस्म का मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या होता है? जब हम कहते हैं कि किसी देश के ऊपर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, इसका क्या मतलब है? यानी फौजियों का राज और फौजी कानून, यही तो मतलब है मार्शल लॉ का। तो फौजी कानून तो अपने फौजियों का राज ऑन द फेस ऑफ इट ना भी हो, बैकग्राउंड में तो फौजियों का राज है क्योंकि शहबाज शरीफ एक कठपुतली है,
जैसे कि उसके पहले इमरान खान एक कठपुतली था, उसके पहले नवाज शरीफ एक कठपुतली था, उसके पहले परवेज़ मुशर्रफ कठपुतली की तरह नचाता था, वो तो फौजी था, वो तो क्या ही कठपुतली बनता किसी की। कमिंग बैक टू द स्टोरी, इशू ये है कि अभी एस्टैब्लिशमेंट ने बैटिंग करनी शुरू करी है, अभी लोगों को उठाना शुरू करा है। इमरान खान कैसे टूटेगा? ऐसा होता है कि जो लीडर होता है, लीडर, उसके पास जो उसकी नेक्स्ट लाइन होती है, जो उसके अंडर काम करती है, कोई भी लीडर हो, किसी भी देश का, डेमोक्रेटिक हो, फौजी हो, राइट। अब जैसे मैं पहले भारत की मिसाल देता हूँ टू एक्सप्लेन, हमारी ऑडियंस ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय होंगे या विदेश में रहने वाले भारतीय होंगे, तो मैं फिर बताना चाहता हूँ। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के अंडर आपके अमित शाह जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और नितिन गडकरी जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, मतलब एक लाइन है लोगों की जो कि बड़े सॉलिड हैं, राइट, जो अपना काम कर रहे हैं, मजबूत लोग हैं, राइट। मोदी जी अगर बाहर जाएंगे कहीं 15 दिन के लिए बाहर चले जाएं, आपको पता है देश का काम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पावर दिया है उन लोगों को, और ऐसे मजबूत लोग लेकर आए अपने कैबिनेट में जो देश का काम कर सकें। इमरान खान के साथ ऐसा नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाई तो ये ISI का प्रोजेक्ट था। इमरान खान को एक ब्रांड की तरह बिल्डअप करा गया, और वैसी पाकिस्तानियों की आदत है मसीहा का वेट करने की। वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या इदारे नहीं चलते, वहाँ पे मसीहा चलते हैं। ये एक आएगा आदमी ऊपर से, फरिश्ते उसको नीचे भेजेंगे और वो आदमी सब कुछ ठीक कर देगा, ये उनका माइंडसेट है। तो इमरान खान को मसीहा की तरह मार्केटिंग करी, उसकी पैकेजिंग करी, और मसीहा आ गया। अब वो मसीहा ने क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग उसके साथ 21, 22, 23 साल का जिन लोगों ने सफ़र करा था, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ डेली स्ट्रगल, रोज़ आप उठें, आप स्ट्रगल करें, लोगों से मिलते हैं, गांव में जाते हैं, यू मीट पीपल, तो इट्स अ ग्राइंड, इट्स अ प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस दैट बहुत परेशानी होती है पॉलिटिक्स में, आसान चीज़ नहीं है पॉलिटिक्स। इमरान खान की जो टॉप लीडरशिप है PTI की, इमरान खान के बाद नेक्स्ट लेवल की, आपको उसमें कोई पुराना बंदा नहीं मिलेगा। जो साथ चले थे वो सब उसने दरकिनार कर दिया इमरान खान ने। और इमरान खान जिन लोगों के खिलाफ जिहाद लड़ने निकला था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ठीक है, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, फलाना ढिमका बनाऊंगा, उन सब चोरों को उसने अपने साथ रख लिया। उदाहरण के लिए परवेज़ इलाही को इमरान खान ने बनाया चीफ मिनिस्टर पंजाब का। परवेज़ इलाही को बनाया चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर वो जेल चला जाए तो ये संभाल ले। यही परवेज़ इलाही था जिसके बारे में इमरान खान ने बोला था कि पंजाब का सबसे बड़ा डकैत है, यही परवेज़ इलाही। उसने शेख रशीद को बनाया इंटीरियर मिनिस्टर, जो पाव पाव किलो के बम बोलता है ना इंडिया के लिए। शेख रशीद के बारे में बोला था कि इस आदमी को मैं अपने दफ्तर में चपरासी नहीं रखूंगा। तो जिसको इमरान खान ने बुरा बोला था, जिन लोगों ने पार्टियां बदली हैं, अब आप देखिए, कल आपने डब्बू जी का देखा, आपने चौधरी फवाद का वो वीडियो वायरल है उसका, वो भाग रहा है जो चौधरी फवाद 5 पार्टियां चेंज करके फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंचा है। और जो काफ लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, एक तो नून है नवाज शरीफ वाली, नून से कट के काफ बनी, जिसने परवेज़ मुशर्रफ को सपोर्ट करा था काफ लीग ने। ये डिक्टेटर्स के साथ थे। ये इतना पार्टी बदलू है कि इसने एक पार्टी 2-2 बार बदली है। एक पार्टी आदमी एक बार बदलता है, इसने 2-2 बार एक पार्टी बदली है। अब ये इमरान खान के सबसे क्लोज लोग हैं। जब रेंजर्स आए इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, खान भागा नहीं। और मुझे कोई इमरान खान अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, खान भागा नहीं, खान डरा नहीं। ये सारे के सारे ये भाग गए वहां से। तो मैं आपको बताता हूं, जो आप कहते हैं ना पाकिस्तान कभी ठीक नहीं होगा, सिंपली बिकॉज इमरान खान हैज नो प्लान। इमरान खान की इतनी फैन फॉलोइंग है, पहले से थी पाकिस्तान में। जब क्रिकेट खेलता था 1992 वर्ल्ड कप, इमरान खान की फैन फॉलोइंग 10 गुना ज्यादा बढ़ गई पाकिस्तान में, 10 गुना ज्यादा। लेकिन क्या इमरान खान के पास पाकिस्तान के सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिन्ना ने भी कोई किताब थोड़ा ना लिखी थी कि कल मेरे जाने के बाद पाकिस्तान ऐसा होगा। लोग कहते हैं उसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा जिन्ना ने। विजन नहीं था, विजन इनके पास नहीं है। आपने एक मुल्क बनाया नफरत पे ना, आपने एक मुल्क बनाया, तो पाकिस्तानियों से जब पूछा कि व्हाट इज पाकिस्तान, हु आर यू, तो वी हु आर नॉट इंडिया, हम वो हैं जो भारत नहीं है। ये तो उनकी आइडेंटिटी रही है। तो आप किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान आएगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, अगर फौज इंटरफेयर ना करे तो। लेकिन इमरान खान के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है।
इमरान खान के पास सोल्यूशन नहीं है और इमरान खान आएंगे तब जब चुनाव होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात लोगों को यहाँ पे हम जैसे भारत से भी देखते हैं, 9 तारीख को ब्लैक डे बता दिया वहाँ की आर्मी ने, लेकिन आर्मी के पास कोई प्लान है? क्योंकि एक ऐसी जो यहाँ से स्थिति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आर्मी के पास भी कोई प्लान नहीं है और जो इमरान खान का ट्रैप है वो उसमें फंसते जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने हमला किया, कोर कमांडर के घर GHQ के अंदर पहुंच गए, वो यूनिफॉर्म लहरा रहे थे, सड़कों पर जिस तरह से फौजियों को हड़काया जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए भी पहली बार उन्होंने देखी होंगी। इतने 70 साल 75 साल का पाकिस्तान का जो इतिहास है, फ़ौज की ये हालत पहले कभी नहीं हुई। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या फ़ौज के पास कोई प्लान है इस समय? नहीं, प्लान किसी के पास भी नहीं है। किसी पाकिस्तानी के पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये सोचने वाली कौम नहीं है। दीज आर नॉट थिंकिंग पीपल। ये पूरी लड़ाई है, जैसे मुगल कहते थे ना, तख्त या तख्ता, या तख्त पे बैठ जाएगा या तख्ते पे लटक जाएगा। ये तख्त या तख्ता की लड़ाई है। इसमें देखिए, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मीडिया ने वाइडली कवर करा था कि इनिशियल 3rd डेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, May 9th, May 10th, May 11th, इन 3 दिनों में पाकिस्तान से 170 चार्टर्ड फ्लाइट चली हैं, दुबई के लिए, लंदन के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, USA के लिए। पाकिस्तान का जो एलिट है उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया। पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम प्लान नहीं है, दिमाग नहीं है, शऊर नहीं है, नीयत नहीं है, वो तो है उनकी प्रॉब्लम, राइट। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि डुअल सिटीजनशिप वाली। तो जितने भी लोग हैं, सबके बच्चे बाहर हैं, सबके असासे बाहर हैं, सबके एसेट्स बाहर हैं, सबकी इन्वेस्टमेंट बाहर है, सरमायाकारी जितनी भी है पूरा का पूरा लेके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी, ये लोग इधर थोड़ा ना करते हैं, ये लोग ये सब बाहर करते हैं। तो सब के सब बाहर इन्होंने फॉरेन कंट्री में करी। और फॉरेन कंट्री में करने के बाद इन लोगों ने क्या करा, एक छोटी सी इन्होंने काम करा फॉरेन कंट्री में करने के बाद, और एक पासपोर्ट पाकिस्तान का रखा, एक पासपोर्ट फॉर एग्जांपल UK का रखा। उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब कोई प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाते हैं। किसी के स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में। ये जितने भी फर्स्ट लाइन वाले लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी को ले लीजिए, वो तो पीर है मुल्तान का, वो तो टोना टोटका करता है, लोगों के बाल काटता है, 10-20 रुपए लेता है, बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना, तो पीर है मुल्तान का। शाह महमूद कुरैशी, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज लंदन में है। इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, इनके लिए वो गाय है जो दूध देती है। इन्होंने पैसे चोरी करे, बाहर चले गए, पैसे चोरी करे, बाहर चले गए। एक बहुत जोक है, बहुत जो पाकिस्तानी अक्सर खुद अपने ऊपर ना, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, पाकिस्तानीज, वो कहते हैं कि जब भी हमारे मुल्क में एड आती है, जब भी हमारे मुल्क में लोन आता है, तो लंदन और दुबई के प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये पाकिस्तानी अपने बारे में कहते हैं। सो दिस इज व्हाट दे से अबाउट देमसेल्व्स एंड इट्स ट्रू। आपने एड की बात करी है, IMF पे नज़र लगी हुई है। एक तरफ भुखमरी की कगार पे खड़ा है, दूसरी तरफ ये सड़कों पे तबाही हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का ताबूत तो बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, आखिरी कील क्या रहेगी उसमें? इमरान खान का अगर कोर्ट मार्शल जिस तरह से बोल रहे हैं आर्मी की, वो अपने मार्शल लॉ के उसमें अंडर में ट्रायल लेंगे, या फिर जो इमरान खान सड़कों पे हंगामा मचवा रहे हैं, क्या तस्वीर क्या होगी? ये अभी तक धुंधली है, समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील गाड़ेगा कौन, आर्मी या इमरान खान और उसके समर्थक? देखिए, एक तो होता है एक्सप्लोजन, एक होता है इम्प्लोजन। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक्सप्लोड नहीं करेगा, पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा। उसकी फॉल्ट लाइन्स इतनी हैं, राइट। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मैक्सिमम इस्लामोफोबिया है। ये जो कहते हैं ना भारत में इस्लामोफोबिया है, भारत की मस्जिदों में आपने देखा है कभी बम फूटते हुए, सुसाइड बॉम्बिंग कभी भारत के मॉस्क्स में? कभी नहीं होता। ये पाकिस्तान में रेगुलर फीचर है। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ इस्लाम। इस्लाम के नाम पे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। जहाँ तक बात है फौज की कि फौज क्या करेगी, क्या रोड मैप है, पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान एज अ कंट्री, एक मुल्क के तौर पे पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि वो मुल्क तो लैंडमास होता है ना। हो सकता है कि हिस्सा अलग हो जाए, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, हो सकता है कुछ अलग हो जाए, हो सकता है हिस्सा, या फिर आपस में लड़ाई हो जाए, ये रहेगा। लेकिन जैसे घाव रहता है ना, रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है, ये पाकिस्तान उसी सूरत में रहेगा। एक मरीज है जो कि वेंटिलेटर पे है। एक सवाल ये भी है कि क्या सिविल वॉर के कगार पे आ गया, क्या सिविल वॉर हो जाएगा पाकिस्तान में? इसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक हम जब भी देखते रहे खैबर पख्तून में या बलूचिस्तान में, इस बार जो सारा हंगामा हुआ है वो पंजाब में हुआ है, पाकिस्तानी पंजाब में हुआ है। तो
पंजाब से इस तरह, और वो भी GHQ जैसी जगह, और आर्मी वालों को चैलेंज जो मिला है वो पंजाब के अंदर मिला है। क्या अब जिस तरह से लोग सड़कों पर वहाँ पर उतरे, क्या ये सिविल वॉर की शुरुआत मान ली जाए? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर, थोड़ा सा आपने ट्रेलर देखा, पाकिस्तान में और होगा। ये और आपस में लड़ेंगे और आपस में कटेंगे मरेंगे, ये करेंगे ये, क्योंकि इनकी, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, कई पाकिस्तानियों को गलतफहमी है कि परवेज़ मुशर्रफ के समय पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी, इमरान खान के समय इकोनॉमी थोड़ी सी अच्छी थी, 11-12 अरब डॉलर थे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता कि पैसे आए कहाँ से, क्योंकि ये कठिन सवाल है, ये कड़वा सवाल है। इसका आंसर उनको, जो इसका जवाब है ना, वो उनको पसंद नहीं आएगा, तो वो लोग ये सब सवाल। बात यह है कि पाकिस्तान के पास तभी पैसा रहता है जब बगल अफगानिस्तान में अमेरिका रहता है। अमेरिका गया, पैसा गया। ऐसी बात नहीं है कि शहबाज शरीफ नालायक है, और नालायक है वो अलग बात है, लेकिन इमरान खान कौन सा लायक था? पर इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तो वहाँ पे अफगानिस्तान में अमेरिकन थे, वो डॉलर्स देते थे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आपने पढ़ा ही होगा 1 जनवरी वाला, कि पाकिस्तान ने पीठ में खंजर हमारे घोंप दिया और पाकिस्तान को हमने 30-35 अरब डॉलर दिए थे। ये पैसा कहाँ से आता है पाकिस्तान के पास? अमेरिकन ने तो दिया है, क्योंकि अमेरिकन वहाँ पे थे। ये अमेरिकन की जी हजूरी करते थे। आप देखिए, जो इनका बिन कासिम पोर्ट है कराची में, बिन कासिम पोर्ट से अमेरिकन का सामान गया है, राइट? और अमेरिकन का पूरा जो सामान है वो अफगानिस्तान कैसे जाता था? वो तो पाकिस्तान के थ्रू जाता था, और पाकिस्तान पैसे लेता था इस चीज़ के, और पाकिस्तान को स्पेशल मिशंस के लिए पैसे मिलते थे। अमेरिकन ने खूब पैसे दिए, कभी पोलियो के नाम पे पैसे दिए, कभी गर्ल एजुकेशन के, कभी जेंडर इक्वालिटी के। इन सब के चक्कर में अरबों डॉलर गए हैं इनडायरेक्टली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को। एक किताब है जो कि सबको पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा उस किताब को। इट्स कॉल्ड द बेयर ट्रैप। रशियन साइन होता ना बेयर, द बेयर ट्रैप, वो पाकिस्तान के एक ISI ब्रिगेडियर ने किताब लिखी है, और वो पीरियड डिफाइन करता है 1979 to 89, जब रशियंस गए थे अफगानिस्तान के अंदर, और किस तरीके से वो कहता है कि हम लोगों ने, वो कबूल करता है उस किताब में कि हम लोगों ने अमेरिका से पैसे लिए, और किस तरीके से हथियार लिए हमने, पैसे लिए, और किस तरीके से हमने एक मुजाहिदीन का कल्चर शुरू करा, और किस तरीके से हमने अफगानिस्तान के अंदर अटैक शुरू करवाए। तो ये जो हो रहा है अभी, ये पुराने पाप हैं, पुरानी लालचें हैं ये। सो चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट वाली बात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, अमेरिका तो चला गया, अफगानिस्तान छोड़ा, पैसे आने बंद। दूसरी तरफ चाइना ने जो दांव खेला है, वहाँ पर 60-65 अरब लगा रखे हैं, जो करोड़ वहाँ पे उन्होंने। इस समय चाइना की हालत क्या है, ये आप सोचिए कि अमेरिका ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन चाइना फंसा हुआ है। अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये 2 महाशक्तियाँ रही हैं जो कि सोर्स ऑफ इनकम रही हैं पाकिस्तान का। अमेरिका के जाने के बाद और चाइना के फंसने के बाद, क्या चाइना अपने आप को पाकिस्तान से निकाल पाएगा, या जो चाइना दुनिया भर में कंट्रीज को ट्रैप करता है लोन दे के, वो पाकिस्तान में आके ट्रैप तो नहीं हो गया? आई डोंट थिंक सो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका जो पैसे देता है और चाइना जो पैसे देता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका पैसे देगा आपको ग्रांट्स। अमेरिका कभी ये नहीं बोलेगा कि आप ये ज़मीन गिरवी रख के पैसा ले लीजिए। चाइनीज़ ने तो उनके एयरपोर्ट्स गिरवी रख लिए, उनके पोर्ट्स गिरवी रख लिए, उनके मोटरवेज गिरवी रख लिए, उनके सुपर हाईवेज गिरवी रख लिए, उनके बच्चों F11 पार्क है इस्लामाबाद में, उस पार्क को गिरवी रख लिया उन लोगों ने। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की बिल्डिंग आई थिंक गिरवी रख दी, समथिंग लाइक दैट। तो चाइनीज़ जो पैसा दे रहे हैं वहाँ पे, वो चाइनीज़ आर वेरी क्लियर कि ये जो पैसा है हम आपको सूद पे दे रहे हैं। सबसे पहले ये क्लियर हो जाइए, अब सूद पे पैसा दे रहे हैं आपको। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बड़ी फनी टाइप की ROIs हैं, जो बड़ी फनी टाइप की, जो कि कभी अचीव हो ही नहीं सकती। आपने बोला कि जी हमें 15% 20% रिटर्न चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे, वो चाइनीज़ ने और उन्होंने साइन करके दिया है। तो चाइनीज़ तो गले से पकड़ रखे। जहाँ तक बात है, आपने बात करी अफगानिस्तान में पैसा लगाने की या अफगानिस्तान जाने की, देखिए चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान फिजिकली। वाखान कॉरिडोर ऊपर से जाती है, वाखान कॉरिडोर के ऊपर तजाकिस्तान, नीचे गिलगिट, राइट, उसके सीधे हाथ पे चीन और उल्टे हाथ पे अफगानिस्तान, यानी कि टुवर्ड्स द वेस्ट इज अफगानिस्तान। चाइना अगर वाखान कॉरिडोर से जाए तो सीधा अफगानिस्तान, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। उसको पाकिस्तान की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान की ज़रूरत उसको यहाँ पे पड़ती है जब उसको अपनी सिक्योरिटी का एश्योरेंस चाहिए। जैसे अमेरिकन आर्मी है, अमेरिकन मरीन्स, नेवी, एयरफोर्स, वो किसी दूसरे मुल्क में पहुँच जाते हैं लड़ने के लिए, चीनी फौज नहीं जाती। चीनी फौज बाहर नहीं झगड़ा करेगी, उनको इस चीज़ का बड़ा डर है। दे आर नॉट स्टिल श्योर वेदर दे कैन डू इट और नॉट। जैसे अमेरिकन चलो इराक पे बॉम्ब करो, चाइनीज़ नहीं करते ये। चाइनीज़ करते हैं चेक बुक से मारो।
इन्होंने क्या करा, इनको पाकिस्तानी भाड़े के सैनिक चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। जो इनको तेल चाहिए ईरान से, इनको वो तेल चाहिए। दे नीड दैट ऑयल फ्रॉम ईरान। तो ईरान के साथ वो मुआहदा कर रहे हैं $400 अरब का। तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट्स हैं जो चल रही हैं, और इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि भाड़े के फौजी आपको वहीं से मिलेंगे और कोई फौज आपको भाड़े के फौजी नहीं देगी। चाइनीज़ कहते हैं अगर फौजी को मरना है तो चाइनीज़ फौजी क्यों मरे, पाकिस्तानी मरे ना, पैसे भी ले रहे हैं, खून भी यही बहाएंगे। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। एक खबर और आई है हाल ही में, कल ही मैं पढ़ रहे थे कि जो चाइनीज़ मीडिया है, चाइनीज़ मीडिया से पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें अब गायब कर दी गई हैं। अभी हाल ही में क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है, ये वहाँ पर पब्लिश नहीं हो रहा है। जो उनका ग्लोबल मीडिया, जो सरकारी मीडिया है, उसमें ढूंढे खबर नहीं मिल रही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइना चाहता नहीं है कि उनके देश के लोगों को ये पता चले कि जहाँ पे उन्होंने इतना पैसा लगाया है वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। ये एक आकलन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये बात नहीं है कि जहाँ पे पैसा लगाया है, चाइनीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा लगाया है तो पैसा डूब गया। आई थिंक इसके दो कारण हैं। पहली चीज़ कि जनरल आसिम मुनीर को चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जिस घोड़े पे हमने पैसे लगाए थे वो घोड़ा पीछे छूट रहा है। एक तो ये चाइनीज़ को तासुर नहीं देना चाहते। दूसरी चीज़ जो इम्प्रेशन नहीं देना चाहते वो अपने चाइनीज़ लोगों को कि ये भी हो सकता है। आप देखिए हांगकांग में 2-2.5-3 साल फसाद रहा, आपको पता है राइट्स हुई हांगकांग में। हांगकांग इंडिपेंडेंट नहीं, ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट कहना गलत होगा, लेकिन इट्स फुली अंडर चाइनीज़ कंट्रोल हांगकांग। चाहे उनकी करेंसी, चाहे उनका पासपोर्ट अलग है, लेकिन इट्स फुली अंडर दिस थिंग। उनकी एयरलाइन चाहे अलग हो, लेकिन इट्स अंडर चाइनीज़ कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए टाइननमेन स्क्वायर या कोई और ऐसी जगह जहाँ पे इतना फसाद हुआ है चाइना में, चाइना किससे डरता है मैं आपको बताता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये उन्होंने बैन क्यों करा है। चाइना इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ अमेरिका। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि चीन अमेरिका से डरता है। चाइना इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इंडिया, चाइना इज़ अफ्रेड ऑफ द चाइनीज़ पीपल। चीन अपने लोगों से बहुत डरता है। अगर शी जिनपिंग की रात की नींदें हराम हो रही हैं, वो ये नहीं कि इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जवाब दे देगी या ये अमेरिकन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देंगे। नो, अगर किसी ने वीबो पे या किसी चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पे कुछ लिख दिया, क्योंकि चाइना में बीच बीच में रिवोल्ट होती रहती है। बीच बीच में लोग 1950s में तिब्बतियों ने रिवोल्ट करा था, तिब्बत के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए। वो कहते हैं चाइना के अंदर हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो चाइना में ऐसी 15 रिवोल्ट हो चुकी हैं। 15 में ऐसी एक आपको ऑफलाइन फिगर दे रहा हूँ, नॉट दैट कि आई मीन 15, आई मीन दर्जनों भर वहाँ पे रिवोल्ट हो चुके हैं, छोटे मोटे लोग सड़क पे आ जाते हैं। बिकॉज अगर आप मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे, जो MBA में पढ़ाते हैं ना, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें टॉप इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और कोई भी सोसाइटी अगर बढ़ जाती है उस वक्त, तो इट हैज़ टू गो टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज ह्यूमन प्रोग्रेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाइना में हो नहीं पाता, तो चाइना में बड़ी प्रॉब्लम है। दे गो टू अमेरिका, पैसा है, ट्रैवल करेंगे। अमेरिका में देखिए सब क्वेश्चन कर रहे हैं, यूरोप में जाइए सब क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में आते हैं सब क्वेश्चन कर रहे हैं। भारत में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, लेकिन व्हेन दे गो बैक टू चाइना दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक। एवरीथिंग इज मैनेज्ड, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड। तो वो उनके दिल में एक मलाल है। तो कभी कभी कोविड के समय में ये चीज़ें निकलती हैं। भारत में राइट्स नहीं हुई थी कोविड में, आपने देखा था। भारत में कोविड के दौरान लोग सड़क पे आके राइटिंग नहीं करी लोगों ने, चाइना में करी। चाइना में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत से अच्छा है, राइट? भारत में भी इन्फोर्स हुआ, चाइना में भी इन्फोर्स हुआ। फिर चाइनीज सड़क पे क्यों आ गए, पुलिस से क्यों लड़ने लगे? क्यों लड़ने लगे? वो इसलिए लड़ने, देखिए यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों से लड़ना, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वो अलग चीज़ है। पुलिस से सड़क पे लड़ना और चीज़ें पत्थर फेंकना पुलिस के ऊपर, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज़ को लग रहा है कि हमें रोका जा रहा है। चाइनीज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान की खबर देख के चाइनीज सिटीजन्स को, अच्छा यानी कि शी जिनपिंग के घर पे भी आग लगाई जा सकती है, गुड आइडिया, चलो कल ये ट्राई करते हैं। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट, बहुत डरते हैं चाइनीज। हमने बात की चाइना की, वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का स्टेटमेंट यह है कि हम पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं। अब वो नज़र रखने के क्या मायने निकाले जाए? कोई नज़र नहीं है, वो इमरान खान को ढील दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोर्ट राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करती है कोर्ट, उसमें अमेरिका कहता है कि साहब डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। अभी अभी उनका आ गया कि रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया आर अंडर थ्रेट। तो अमेरिका ऐसे शगुफे छोड़ता रहता है, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, बट वहाँ पे अमेरिका के प्यादे हैं, यहाँ पे अमेरिका के प्यादे हैं। कल अगर इंडियन गवर्नमेंट ये बोले, कल अगर इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ ये बात बोले
कि साहब ये तेजस वेजस का जो प्रोग्राम है ना हमारे फाइटर जेट्स का, इसको हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, ठीक है। हमें चाइना से लड़ाई लड़नी है खुल के। अमेरिका को हम $50 अरब का चेक काट के दे रहे हैं। आगे से आज के बाद हमारा सारे जितने भी असला बारूद हैं, जितने भी अमेरिका से आएंगे, अमेरिका से ट्रेड होगी, अमेरिका से सबसे अच्छे संबंध होंगे। और जब भी अमेरिका बोलेगा तो हम लोग कहेंगे यस सर, आपने बहुत बढ़िया बोला, दिन बोला तो दिन, रात बोला तो। आप देखिए इंडिया का पासपोर्ट वर्ल्ड के टॉप 10 में पहुंच जाएगा, इंडिया सेकुलर बन जाएगा ओवरनाइट। आप उनको ऑर्डर तो देखिए आप क्या है कि बाराती आए, आपने स्वागत नहीं करा उनका, तो कोई ना कोई है जो मुंह हो जाएगा। आप अपनी इंडस्ट्री जो है आपकी वेपन्स की, आप उसको खत्म कर दीजिए ना। आप अपना विक्रमादित्य बना रहे हैं, आप अपना विक्रमादित्य है, आपका विक्रांत बनाएंगे, आप विराट बनाने की बात कर रहे हैं, राइट, एयरक्राफ्ट कैरियर। आप कह रहे हैं हम अरिहंत हमने बना दिया है, अरिघात हम बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं ये मोदी जी? क्या मेक इन इंडिया ये सब बंद करिए। अमेरिका को बोलिए कि हमें आपसे न्यूक्लियर सबमरीन खरीदनी है, $8 अरब का एक चेक दे दीजिए न्यूक्लियर सबमरीन का, फिर देखिए आप मजे। इंडिया सडनली, माइनॉरिटीज इंडिया में सबसे सेफ होंगी दुनिया में। कह रहे हैं कि इंडिया में ही तो माइनॉरिटी सेफ है और कहीं है ही नहीं सेफ। ये सब मैनेज हो जाता है। आपने ये बात की हथियारों की, तो इससे याद है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से 165 जो कि वो दावे करते हैं, और अभी ये जो हालात है ये विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस देश की हालत यह है कि सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, आर्मी जो है अपने प्लान नहीं बता पा रही है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, नेता एक तरफ है, आर्मी एक तरफ है, सड़क पे जनता है, और उसके पास 165 परमाणु हथियार हैं। क्या ये देश के उनके लिए तो ठीक है, दुनिया के लिए खतरा है, और खासतौर से भारत के लिए? देखिए खतरा, ये अक्सर ना अमेरिकन कहते हैं कि ये जो इनके परमाणु हथियार हैं, और इंडिया में भी काफ़ी लोग कहते हैं ये तालिबान के हाथ लग जाएंगे, अलकायदा के हाथ लग जाएंगे, इसके हाथ उसके हाथ लग जाएंगे। अभी जो उनका DG ISPR है, जो उनका जो जनरल है, वो उसका नाम भी शरीफ है, मेजर जनरल शरीफ चौधरी समथिंग, मैं पूरा नाम नहीं याद है उनका। ही इज DG ISPR, जो प्रोपेगेंडा विंग है उनका पता लगा कि उनके बाप अलकायदा के मेंबर थे, सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी जनरल। पाकिस्तान में ये खतरा नहीं है कि 160, 165, 180 न्यूक्लियर वेपन उनके जो हैं वो गलत हाथों में लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ गलत हाथों में कब से हैं वो। अलकायदा क्या है? अलकायदा कोई दिल्ली में दुकान थोड़ा ना है जिसके ऊपर नियॉन साइन लिखा है अलकायदा। अलकायदा इज इन द माइंड। इस्लामिक स्टेट, दाइश, ये तो दिमाग में सड़न गलन है ना, ये तो दिमाग का जहर है। वो दिमाग का जहर किसी का भी हो सकता है। परवेज मुशर्रफ पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जब परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश करी थी, वो कौन थे वो लोग? वो आतंकवादी थोड़ा ना थे, वो तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग लोग थे। जो सर्विंग लोग थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, उन्होंने बोला कि उसको निपटाते हैं। क्यों निपटाते हैं? क्योंकि उसने लाल मस्जिद के ऊपर अटैक करवाया था। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद था, आपने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर केस। उसके रिवेंज में पाकिस्तान में उसके ऊपर उसी की फोर्स वाले, क्योंकि ही वॉज ऑफकोर्स द बॉस एट दैट टाइम, तो इन लोगों ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो ये पाकिस्तानी फौज के अंदर से अपने आर्मी चीफ के ऊपर अटैक हुआ। तो रेडिकलाइजेशन, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लोग कहते हैं ना कि ना वो अलकायदा का ऐसा दिमाग है, पाकिस्तानी फौज का भी यही दिमाग है। इनका पहले मोटो हुआ करता था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जो जिन्ना ने इनको दिया था, इन्होंने उसको गायब वायब करा। अब इन्होंने फॉर्मल, इनके मोटो में जिहाद है, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये इनका फॉर्मल मोटो है पाकिस्तानी आर्मी का। और पाकिस्तानी आर्मी का जो मोटो है, इट इज एक्चुअली जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। ये एक जिहादी आर्मी है। वो खुद कह रहे हैं, अच्छा हम लोग कहते हैं नहीं बड़ी प्रोफेशनल आर्मी, ओ भाई वो खुद कह रहा है मैं जिहादी हूं, आप कह रहे हैं नहीं जिहादी नहीं हो। वो खुद कह रहा है कि मैं जिहादी हूं, प्लीज मुझे जिहादी बोलिए। वो कह रहा है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, तो जिहाद लड़ रहा है वो। ही इज नॉट फाइटिंग अ प्रोफेशनल वॉर। ही जिहाद क्या है? जिहाद इज अ रिलीजियस वॉर, ठीक है। दारुल अमन, दारुल हर्ब। दारुल अमन इज हाउस ऑफ पीस, दारुल हर्ब इज हाउस ऑफ वॉर। जहाँ पे मुसलमान को अपने जो मजहबी फ़राइज़ हैं वो पूरे ना करा जाए कि नमाज नहीं पढ़ सकता है, रोज़े नहीं रख सकता, राइट, वो हो गया दारुल हर्ब, स्टेट ऑफ वॉर। एक स्टेट ऑफ पीस हो गया। तो इंडिया को आप दारुल हर्ब बोल नहीं सकते। दारुल हर्ब कौन है? चाइना है। चाइना है, लेकिन आप चाइना को अटैक थोड़ा ना कर रहे हैं, आप तो इंडिया को अटैक कर रहे हैं। सो दैट इज, ये डायकोटमी है पाकिस्तानी थिंकिंग में। अब आपको क्या लगता है आज के हालात देखते हुए
पाकिस्तान का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि सबसे जो बड़ा सवाल यही है आज की डेट में, अब पाकिस्तान का क्या होगा? आपका आकलन क्या कहता है? इतने टाइम से आप ऑब्जर्व करते रहे पाकिस्तान को। मुझे लगता है घाव ऐसे ही रिश्ता रहेगा, कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। प्रॉब्लम और बढ़ेंगी इनकी। ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है कर भी जाएं, अगर लोग ना आए इनको बचाने के लिए डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएं। लेकिन दिस इज़ अ कंट्री विदाउट अ प्लान। ये मुल्क कब खुशहाल होगा आपको पता है? ये मुल्क तब खुशहाल होगा जब फिर से अमेरिकन घुस जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, या फिर चाइनीज़ अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और चाइनीज़ से मोटा पैसा ले लेंगे, तब जाके मुल्क खुशहाल रहेगा। तब ये लोग कहते हैं आयूब खान के समय हम बड़े अमीर थे, तो मैं कई बार पाकिस्तानी से पूछता हूँ आयूब खान के समय तुम बनाते क्या थे ये तो बताओ। तुम एक्सपोर्ट करोगे तभी तो पैसा आएगा। तुम बनाते क्या थे? तुम परवेज मुशर्रफ के समय में क्या बनाते थे? तुम इमरान खान के समय क्या बनाते थे? तुम्हारा प्रोडक्शन क्या था? 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड दे इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स। दिमाग देखिए इनका, 70% आबादी, 70% जिसकी जनसंख्या एग्रीकल्चर में है, वो लोग कहते हैं साहब हम इतना भी नहीं उगा पाते कि अपने लोगों को खिला पाएं, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये तो हाल है उनका। तो ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टूट के 4 टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ये घाव, ये रिश्ता रहेगा, इससे खून निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता, लोग इसको सपोर्ट करते रहेंगे। ये अंदर बाहर वाला मामला है इसका। ये पाकिस्तान, ये मुल्क फलेगा फूलेगा कभी नहीं। और एक जो प्रश्न कि भारत के लिए कैसा पाकिस्तान जो है बेहतर है, एक स्थायित्व वाला या फिर ये जो अभी बिखरा हुआ सा पाकिस्तान है? ये एक बहस ज़रूर है कि भारत के लिए कैसा पाकिस्तान बेहतर है। देखिए ऐसा है कि कई लोग भारत में भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं कई लोग, वो कहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान भारत के इंटरेस्ट में है, क्योंकि और ये पाकिस्तानियों ने भी चूरन बहुत बेचा है चूरन ये, कि अगर हमारे यहाँ आग लगेगी तो नेबर के यहाँ भी आग जाएगी। ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं। चाइनीज़ ने तो कभी नहीं बोला कि आग वहाँ पे जाएगी, अफगानों ने तो कभी नहीं बोला, वो तो आग भेज रहे हैं, रादर ईरान ने तो कभी नहीं बोला। ये भारत की तरफ इशारा करके देखिए, अगर हमारा कुछ हुआ तो फिर आपके ऊपर आग जाएगी। इसको मैं कहता हूँ, मैंने आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, द वीरू इफेक्ट। ये अगर आप शोले फिल्म आपने देखी है, शोले फिल्म, वो वीरू टंकी पे चढ़ जाता है और बोलता है कि बसंती से शादी नहीं होगी तो मैं यहाँ पे मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद गांव में हैजा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। सुना? इस टाइप का ब्लैकमेल ये पाकिस्तान ना शराब पी के टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है कि अगर हमारे यहाँ कुछ हो गया तो देखना फिर तुम्हें क्या होगा। हमारे यहाँ क्या होगा? आपने हमारे साथ ट्रेड बंद कर दी इमरान खान ने, डन। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बंद है, डन। डिप्लोमेसी ना के बराबर है, डन। बॉर्डर पे फेंसेस लगे हुए हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फूंक दो अपने मुल्क को। मैं तो ये चाहता हूँ पाकिस्तान व्हील चेयर पे बैठा रहे। मेरा ये एम है लाइफ का, मुद्दा ये है कि पाकिस्तान व्हील चेयर पे बैठा रहे। जब तक ये व्हील चेयर पे बैठा रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ भारत में खुशहाली है। क्योंकि जिस दिन इनको चाइना या अमेरिका ने पैसे दे दिए, आज की तारीख में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की तारीख में पाकिस्तान को 4-5 लोगों ने पैसे दे दिए, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसने उसने पैसे दे दिए, और इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 10 अरब से 8 अरब 10 अरब हो गए ना, ये फिर कश्मीर में अटैक करवाएंगे। इनकी फितरत में है ये। आप इनको ये मत समझिए कि ये, देखिए ये सब इनकी फितरत में है कि हमें भारत को नुकसान पहुंचाना है, भारत को अटैक करना है और बाद में मुकर जाना है। अजमल कसाब, अरे अजमल कसाब पाकिस्तानी था? नहीं, वो तो हिंदू था। ये बोल चुके हैं कई बार, जबकि खुद इनके मुल्क में 2-2, 3-3 FIR लॉन्च्ड हैं 26/11 के। ठीक है, खुला बोल देते हैं वो लोग। जो कौम झूठ बोल पहुंच चुके थे लोग कसाब के पाकिस्तान में, उसके बाद झूठ बोल रहे थे वो। हामिद मीर साहब कैमरा लेकर गए थे जियो न्यूज़ की तरफ से, वो कैमरा लेकर गए थे, बोला ये है अजमल कसाब जिसने बंबई में अटैक करा, ये उसका घर है। हामिद मीर को गायब कर दिया, उस फुटेज को गायब कर दिया, उस कैमरे को गायब कर दिया, कैमरामैन प्रोड्यूसर सब गायब हो गए। ISI आ गई, उठा के ले गई और उसके माँ बाप को घर से निकाल दिया अजमल कसाब के। तो पाकिस्तान जब तक टूटा, चरमराया हुआ, दर्द में करहाता हुआ, व्हील चेयर में बैठा, परेशान, दुखी, हैरान, तब तक भारत में कुशल मंगल है। जिस दिन पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो गया, फिर से उसने पुलवामा करना है, फिर से उसने 26/11 करना है, उसकी फितरत है ये। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस नफरत के बीज पर पाकिस्तान उगा था, आज वो उसी नफरत का शिकार हो रहा है। और आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत की वजह सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह एक तो वो जमींदारी मानसिकता से चलाने वाले लोग, परिवारवाद से चलाने वाले लोग, एक एलीट क्लास जो वहाँ के अवाम है उनको अपना क्या कहते हैं कारिंदा समझ के जो चलाती रही है, और जो भ्रष्टाचार वहाँ फैलता रहा है और जो एक खौफ बना है, वो सारे जो चीज़ें हैं वो सब ढह चुकी हैं। चाहे वो सेना का डर हो,
चाहे वो पॉलिटिशियंस का डर हो। अब जनता जो है सड़कों पर आ गई है खोने के लिए। जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, और पाकिस्तान की जनता के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पे इस वक्त पाने के लिए कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। आपने इतना समय दिया, हमारे लिए बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। नमस्कार।